हेलो एंड वेलकम टू एग्ज़ाम गाइडेंस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सारे लोग अपने अपने घर पर सेफ होंगे। देखो, आज जो हमारा जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं उसको मैंने एक नाम दिया है। वो नाम है एसएससी ज्ञान। ये एक सीरीज़ है जो मैंने स्टार्ट की है और इसमें मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ये वीडियोस देखें ताकि एसएससी को लेके उनके स्ट्रैटेजी में जो चेंजेस चाहिए अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न ऑफ एसएससी वो टाइम रहते वो ला पाएँ। साथ साथ में आपने क्या गलतियाँ की हैं, आगे क्या गलतियाँ कर सकते हो, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अलग अलग एपिसोड्स में बात करेंगे। ये इसका फर्स्ट सीरीज लेक्चर है। इसमें हम लोग कुछ बहुत ही बेसिक सवाल के जवाब मैं आपको दूंगा। सवाल मैंने लिख रखे हैं ऑलरेडी, आपको अगर दिख रहा होगा स्टेज पे, सॉरी स्क्रीन पे। सो यहाँ पे सबसे पहले कहाँ गलतियाँ कर जाते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा सवाल, प्रिपरेशन में क्या चूक रह गई इस बार। तीसरा, अच्छी प्रिपरेशन के बावजूद क्यों एग्जाम्स बेकार चले गए, ये बहुत बड़ा सवाल है। चौथा, स्ट्रैटेजी ने कहाँ धोखा दिया और एसएससी के प्री में क्या गलतियाँ कर जाते हैं लोग या जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो। देखो, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने इस साल के एसएससी के लिए अच्छी तैयारी की थी, लेकिन आप जब एग्जाम में बैठे तो आपका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, हो सकता है आपके शिफ्ट का पेपर टफ हो। अगर ऐसा है तो उसको नॉर्मलाइज हो जाएगा, नो नीड टू वरी। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि स्कोर उतना भी नहीं है कि नॉर्मलाइज होकर आप कट ऑफ पार कर पाओ, देन दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ सीरियस कंसर्न। आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा और डेफिनेटली अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं आपकी यहाँ पे हेल्प करूँगा आपको एक नया स्ट्रैटेजी बनाने में, साथ साथ में इसमें भी कि प्रीवियस स्ट्रैटेजी में क्या क्या गलतियाँ हुई थी। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने इसी साल एसएससी का कोई भी एग्जाम दिया है, आपके लिए मस्ट वॉच वीडियो है। साथ साथ में जो नए लोग हैं जिन्होंने अभी तक एसएससी के फॉर्मेट पे कोई एग्जाम नहीं दिया है, आपने सीएचएसएल या सीपीओ या एमटीएस नहीं दिया है या सीजीएल नहीं दिया है, आपको सीखना है, तो ये वीडियो आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो गलतियां आपसे पहले वाले स्टूडेंट्स कर चुके हैं, आप उन गलतियों से सीख लेकर अपनी नई स्ट्रैटेजी रेडी करो। बट इससे पहले कि मैं डिटेल्स में जाऊं इस वीडियो के, मैं चाहूँगा कि मैं पहले ये आपको अश्योर कर दूं कि मैं जो बोल रहा हूं मैं वो किस बेसिस पे बोल रहा हूं और क्या मैं क्वालिफाइड हूं आपको ये ज्ञान देने के लिए। तो वो आप खुद जज कर लेना, मैं सिर्फ आपको अपने बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जी, सबसे पहले मैंने जो एसएससी का एग्ज़ाम दिया था वो दिया था 2012 में। 2011 में मैंने 12 पास किया था, तब मैं 17 साल का था। तो उस साल तो मैं एग्ज़ाम दे नहीं पाया, मैं एज में नहीं था। 2012 में मैंने पहली बार सीएचएसएल का एग्ज़ाम दिया था और मैंने इसका रिटन क्वालिफाई किया था। नेक्स्ट एग्ज़ाम जो मैंने दिया वो मैंने दिया 2013 में, फिर से सीएचएसएल, और इसका भी मैंने रिटन क्वालिफाई किया था। इसके बाद जो अगला मैंने एग्ज़ाम दिया वो एग्ज़ाम दिया मैंने 2014 में। 2014 में मैंने एसएससी के कोई एग्ज़ाम्स नहीं दिए थे, इसके जगह पे मैंने आईबीपीएस का एग्ज़ाम दिया था, बैंकिंग का एग्ज़ाम दिया था। दो एग्ज़ाम मैंने दिए थे, क्लर्क के और पीओ के, और दोनों के रिटर्न में मैंने क्वालिफाई किया था, दोनों के इंटरव्यू में बैठा था। इसके बाद मैंने जो अगला एग्ज़ाम दिया वो दिया 2015 में। 2015 में मैंने दो एग्ज़ाम्स दिए, एक मैंने दिया आईबीपीएस और एक मैंने दिया एसएससी सीजीएल। सीजीएल मैंने पहली बार दिया था फॉर द फर्स्ट टाइम, और इन दोनों में मैंने फाइनल रिजल्ट मेरा हुआ था। 2015 तक की ये कहानी है। इसके बाद मैंने 2017 में फिर से एक बार एसएससी सीजीएल दिया अपने मनपसंद डिपार्टमेंट में जाने के लिए। यहाँ मैं मेंस लिख कर आया था, बट मेरे मार्क्स उतने अच्छे थे नहीं कि मुझे मेरा मनपसंदीदा डिपार्टमेंट मिलता, इसलिए मैंने कंटिन्यू नहीं किया एग्ज़ाम। अब की 2019 का जो फॉर्म आया था वो मैंने फिर से फिलअप किया था और मैंने 2020 में फिर से एग्ज़ाम दिया है इसका, और मेरे लगभग अभी प्री में स्कोर जो है वो 150 के आसपास में है, 150 प्लस है। और ये स्कोर उस शिफ्ट में है जिसे लोग टफ कह रहे हैं, मतलब जो थर्ड का जो एग्ज़ाम था, थर्ड का सेकेंड शिफ्ट मेरा एग्ज़ाम था, तो थोड़ा सा टफ पेपर था, बट स्टिल नो एक्सक्यूजेज। परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से ठीक थी, जैसे मेरी प्रिपरेशन थी 150 प्लस वॉज अ रिस्पेक्टेबल टोटल फॉर मी, मेरे लिए पर्सनली मैं बता रहा हूँ। तो ये मैंने अपने अपने बारे में आपको थोड़ा बताया है। अब आप जज कर लो कि मैं एसएससी को कितनी अच्छे से पहचानता हूँ और कितनी पुरानी मेरी दोस्ती है एसएससी के साथ। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम अब मैं आता हूँ डायरेक्टली अपने टॉपिक पे, और हम लोग बात करते हैं कि एसएससी में गड़बड़ी कहाँ हुई। ठीक है, देखो, सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे हम लोग। एक सब्जेक्ट उठाएंगे, उसके प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और साथ साथ में उसके सॉल्यूशन भी आपको मैं बताता चलूँगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो पेशेंस रखना, बहुत अच्छी बातें पता चलेगी, और वीडियो के एंड में आई गारंटी यू कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पहली गलती कहाँ हुई। दोस्त, पहली गलती आपने करी रीजनिंग में। क्या गलती की? आपने रीजनिंग को अंडर एस्टिमेट किया। मैं समझाता हूँ कैसे। अगर मैं एक एस्पिरेंट से पूछूं कि आप रीजनिंग पढ़ते हो, अगर आप एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सीजीएल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, और मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने रीजनिंग पढ़ी है, तो आपके चेहरे पे एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आता है और आप कहते हो कि रीजनिंग पढ़ने की क्या ज़रूरत है, वो तो मुझे आती है।
बिल्कुल सही है, रीजनिंग आपको अच्छे तरीके से आती है और एसएससी की रीजनिंग एक्चुअली सबको आती है क्योंकि बहुत इजी पैटर्न है, हम सबको पता है। बट मैं बात करता हूँ स्पेसिफिकली एग्जांपल्स के साथ 2019 का जो सीजीएल हुआ, जो 2020 मार्च के महीने में जो सीजीएल हुआ। देखो हुआ क्या, सारी शिफ्ट में मिला के 7 शिफ्ट्स के क्वेश्चंस को बोला गया टफ था। ठीक है, 7 जो अलग अलग डेट के जो शिफ्ट्स थे उन्हें बोला गया कि वो एग्जाम्स टफ थे, वो शिफ्ट्स टफ थे। कहाँ टफ थे? अगर आप एनालिसिस देखो उन पेपर्स का तो आपको पता चलेगा कि टफ एक्चुअली स्टार्ट हुआ था रीजनिंग से होना। और टफ मतलब क्या? ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए जिनके कैलकुलेशन में आपको आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा टाइम देना पड़ा। अगर आप पहले ये मान के चल रहे थे कि आपका रीजनिंग 12 मिनट में ख़त्म हो जाता था, तो ये जो पेपर्स पूछे गए थे ना, इसमें लोगों को 18-18 मिनट तक लग रहे थे। क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा चीज़ है ना जो आपकी ईगो को हर्ट करता है, तो आप उसे छोड़कर स्किप नहीं करना चाहते। मतलब आप ये नहीं चाहते कि मैं रीजनिंग में सिर्फ 18 बनाऊं और मैं उसे मैनेज कर लूं जीएस के साथ या इंग्लिश के साथ, वो हमारे ईगो को बहुत हर्ट करता है। हम ये मान के चलते हैं कि रीजनिंग हम सबको आता है, रीजनिंग हम सबका अच्छा है, तो हमें कम से कम इसमें 23-24 तो स्कोर करना ही करना है, करेक्ट है ना। 23-24 आंसर्स तो हमें करेक्ट लगाने ही है। अब जब ऐसा नहीं हो रहा था और जब हमारे ईगो के साथ एग्जामिनर्स खेल रहे थे, तो उन्होंने किया क्या कि पेपर को बहुत कैलकुलेटिव कर दिया। ठीक है, तो हम लोगों ने गलती कहाँ करी? हम लोगों ने रीजनिंग को बहुत अंडर एस्टिमेट किया और उसकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं की। और यहीं पे आधे से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम दिया था उनके स्कोर 100 से भी नीचे चले गए, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा वक्त रीजनिंग को दे दिया। वो ईगो के साथ खेल रहे थे और हम लोग उन्हें खेलने दे रहे थे, और ऐसा हुआ कि वो हमारा सारा टाइम कंज्यूम कर गया। फिर ना हम लोग प्रॉपरली मैथ्स को टाइम दे पाए, फिर ना हम लोग प्रॉपरली रीजनिंग को टाइम दे पाए, ना प्रॉपरली किसी और सेक्शन को टाइम दे पाए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है रीजनिंग के साथ। प्रॉब्लम यहाँ है दोस्त कि हम लोग रीजनिंग में प्रैक्टिस नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। हम बिल्कुल ग्रांटेड लेके चलते हैं रीजनिंग को, और हमें ऐसा लगता है कि रीजनिंग तो हमसे हो ही जाएगा, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। अब के पैटर्न पे अगर आप देखो, जो नया पैटर्न एसएससी लेके आ रही है, जब से टीसीएस इंट्रोड्यूस हुआ है, तब से टीसीएस जो है वो बहुत हद तक बैंक जैसा रीजनिंग एसएससी में भी इंक्लूड करने लगा है, जिसमें आप लंबे लंबे क्वेश्चंस सॉल्व करते हो और आपको सिर्फ 2 मार्क्स मिलते हैं। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आप याद रखो, जब तक ये टीसीएस आपका एग्जाम कंडक्ट करवा रही है ना, तब तक आप रीजनिंग को बिल्कुल भी ग्रांटेड नहीं ले सकते। आपको रीजनिंग पे भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी आंखें खोलना चाहता हूँ, रीजनिंग में भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको। तो ऐसा मत मान के चलना कि रीजनिंग आपको आता है। अब आपको करना क्या है? आपको करना यह है सबसे पहले कि आप फाइंड आउट करो कि वो चैप्टर्स जो आपको मुश्किल लगते हों, ठीक है, जो आपको मुश्किल लगते हो, आप उनको मार्क करके चलो। कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपसे नहीं बनते? जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे ब्लड रिलेशंस नहीं बनते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे सिटिंग अरेंजमेंट नहीं बनता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कैलेंडर में परेशानी होती है। तो ऐसे जो चैप्टर्स हैं ना, अलग अलग, जहां पे आपको परेशानी होती है, आप सबसे पहले वो चैप्टर्स एक जगह पे लिख के रखो कि ये सारे रीजनिंग के ऐसे चैप्टर्स हैं जो मुझे नहीं आते हैं, जो मुझे सीखने हैं, है ना। उसके बाद सेकंड थिंग, जब एक दफ़ा आपने पूरा चैप्टर समझ, आपको आ गया कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, आप चले जाओ कोई भी अपने टीचर के पास जिनके पास आप पढ़ते हो, जिस इंस्टीट्यूट्स में आप पढ़ते हो, या फिर अगर आप कहीं नहीं पढ़ते तो आप यूट्यूब पे चले जाओ, उस चैप्टर के नाम से, ब्लड रिलेशंस के नाम से आप सर्च मारो, आपको दुनिया भर के वीडियोज़ मिलेंगे और आप अपने डाउट्स क्लियर करो। ठीक है, यहाँ से आपका जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जो एबिलिटी है वो आपके अंदर आ जाएगी। सेकंड चीज ये होता है कि आपको टाइम पे उसको बनाना है। तो टाइम पे बनाने के लिए क्या करना है? अब मैं जो बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना, मैं बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड बता रहा हूँ और वो अपने 9 साल के पढ़ाने के एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूँ। आपको ना साथ साथ में बैंक के सेट्स करने चाहिए। अब जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, उस पे आपको बैंकिंग के भी सेट साथ साथ में रीजनिंग के लगाने चाहिए। अब आप पूछोगे सर मैं तो एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं बैंक वाले क्यों पढ़ूँ? देखो दोस्त, बैंक वाले इसलिए पढ़ो ना क्योंकि बैंक में जो रीजनिंग होता है, हम सबको पता है कि वो एसएससी के लेवल से कहीं ज़्यादा टफ है। बट अगर आपकी प्रैक्टिस उस लेवल की हो जाएगी जहां पर आप टाइम पे बैंकिंग के सेट सॉल्व करने लगोगे, तब जाके कहीं आप ग्रांटेड ले सकते हो रीजनिंग को एसएससी की, और आप ये मान सकते हो कि ये मेरे से आराम से हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत टफ क्वेश्चंस इसमें होते हैं। बैंक के सेट्स में काफी टफ क्वेश्चंस होते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए मैं कह रहा हूं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, आपको क्या करना है कि आपको बैंक के सेट्स भी सॉल्व करने हैं। साथ साथ में जितने ज्यादा हो सके आपको मॉक्स लगाने हैं, जितने ज्यादा हो सके मॉक्स लगाने हैं रीजनिंग के मॉक्स लगाने हैं। ठीक है, मतलब आप देखना बहुत सारे ऐसे ऐप्स आते हैं जिसमें सब्जेक्ट वाइज मॉक्स होते हैं, तो आप उसमें रीजनिंग के मॉक्स लगाओ, पर डे 1 लगा लो तो काफी है।
एक लगाओ या 2 दिन में अगर एक लगाओ तो भी चलेगा। मतलब आप रीजनिंग को छोड़ना मत। मैं ये कह रहा हूँ कि रीजनिंग पढ़ना मत छोड़ना, रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं हो सकता कि बिना पढ़े रीजनिंग में आप स्कोर कर जाओगे, टाइम पे बना लोगे। और ये छोटी छोटी चीजें हैं जो स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते जिन पे। अब सोचो जिस स्टूडेंट का 12 मिनट में पहले रीजनिंग बनता था, मैं आपको बस एक टाइम शेड्यूल बता दे रहा हूँ। जिस स्टूडेंट का पहले 12 मिनट में रीजनिंग बनता था और वो 25 मिनट में रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस पूरा कंप्लीट कर पूरा का पूरा 35 मिनट मैथ्स को देता था। इस एग्जाम में पता है क्या हुआ, उसे लगे 18 मिनट रीजनिंग में, सारा करते करते उसने लगा दिया 35 मिनट। अब बचे हमारे 25 मिनट सिर्फ मैथ्स के लिए। अब आप सोचो क्या मैथ्स का जो पैटर्न है, मैं मैथ्स पे भी आऊंगा, मैथ्स का जो पैटर्न है, क्या 25 मिनट में 25 क्वेश्चन बन पाएगा? अगर बहुत अच्छी प्रैक्टिस है तो ही बन पाएगा। और वहीं पे जाकर स्कोर कम होने लगा क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा टाइम रीजनिंग को दिया है। तो रीजनिंग में आपको टाइम भी कम करना है, और टाइम कम करने के लिए जरूरी क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी है। सो होपफुली ये रीजनिंग का जो पोर्शन मैं बता रहा था ये आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉब्लम की तरफ। अगला प्रॉब्लम जो है वो है मैथ्स का। और मैथ्स में क्या प्रॉब्लम है? मैथ्स में प्रॉब्लम का नाम है जी ओवर एस्टिमेटिंग मैथ्स। ठीक है, रीजनिंग के साथ जस्ट उल्टा हुआ। रीजनिंग को हम लोगों ने क्या किया, अंडर एस्टिमेट कर दिया कि हमें पढ़ने की ही जरूरत नहीं है। और मैथ्स को हम लोगों ने ओवर एस्टिमेट कर दिया कि यार इतना पढ़ना पड़ेगा, मतलब इतनी मेहनत करेंगे कि RS अग्रवाल बन जाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अगर बात करूं सिर्फ प्री की, तो प्री में बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे जो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दे सकते हैं। मैं जो बोल रहा हूं ये आप किसी भी टॉपर के साथ के इंटरव्यू में देख सकते हो। जिस भी टॉपर का इंटरव्यू आपको देखना है देख लो, वो आपको यही बात बताएगा। और ये मैंने खुद भी फील किया है 2019 का प्री देकर कि मैथ्स को हम लोगों ने बहुत ज्यादा एस्टिमेट कर रखा है। अभी देखो कॉमन कंसेप्शन क्या है। कॉमन कंसेप्शन ये है कि आपको पूरा एडवांस सेक्शन अच्छे से आना चाहिए, एक एक थ्योरम्स अच्छे से आने चाहिए। हम लोग अर्थमेटिक नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अर्थमेटिक्स तो हम लोगों को आता है, बहुत कन्वेंशनल मैथमेटिक्स है, ये तो हम लोगों को आता है। और यही मुसीबत हो गई, यही मिस्टेक कर गए लोग। अब मैं जो बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। मैथ्स का कंप्लीट जो नया क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो भी नया पैटर्न है मैथ्स का, इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशंस, इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशंस, और कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें। देखो जो क्वेश्चंस पूछे गए थे ना इस बार, टाइम एंड वर्क का वही क्वेश्चन पूछा गया था जो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हम बनाते आए। सिर्फ पता है क्या चेंजेस हुआ था? पहले जब हम लोग टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बनाते थे, हम लोग क्या करते थे कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 20 दिन में कर सकता है, सी उस काम को 40 दिन में कर सकता है, इनको मान लो 3,560 रुपए मिलते हैं, तो ए का शेयर कितना हुआ। इस तरीके से क्वेश्चंस करते थे, है ना। अब देखो इसी को कैसे चेंज कर दिया। अब कर दिया कि ए किसी काम को 12 होल 9/7 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 13 होल 1/3 दिन में कर सकता है, और सी उसी काम को 41 होल 1/2 में कर सकता है। यही क्वेश्चन तो है, पैटर्न में चेंज थोड़ी ना है, क्वेश्चंस तो यही है ना। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है डेटा। और डेटा क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि अब इसको बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव किया जा रहा है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव किया जा रहा है। तो सबसे पहले देखो गलती क्या की। गलती हम लोगों ने ये की कि हम लोगों ने ये मानकर चला कि एडवांस सेक्शन कर लिया तो मैथ्स हो गया, बिल्कुल गलत है। अर्थमेटिक नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, बिल्कुल गलत है। अब देखो सही पैटर्न क्या है। आपको एक एक चैप्टर कर जिस तरीके से पढ़ाया जाता है आपको उसी तरीके से करना है। बिल्कुल जो कन्वेंशनल मैथमेटिक्स चलता आ रहा है बिल्कुल कन्वेंशनल करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना। कोई नया मटेरियल नहीं चाहिए, कोई नई बुक नहीं चाहिए। अगर आपके पास किरण है बहुत अच्छा है, राकेश यादव है बहुत अच्छा है, जो भी बुक है चलेगा, कोई भी बुक, सारी बुक्स अच्छे हैं, कोई भी बुक चलेगा। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि दोस्त क्वेश्चन वही पूछे जा रहे हैं, सिर्फ उनके डेटा कैलकुलेटिव हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने अपने कैलकुलेशंस पे काम करना है, आपको कैलकुलेशंस फास्ट करने हैं, आपको 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन जानना पड़ेगा या एकदम आपके टिप्स पे होना चाहिए। आपको 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन पता होना चाहिए, आपको स्क्वायर्स रटे होने चाहिए, आपको क्यूब्स रटे होने चाहिए, आपको स्क्वायर रूट रटा होना चाहिए, आपको क्यूब रूट रटा होना चाहिए। आपको अब इन सब चीज़ों पे काम करना है। आप उठा के देख लो, अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है आपको तो आप उठा के देख लो प्री के क्वेश्चंस और मुझे बताना कि कितने नए तरीके के क्वेश्चंस मिले हैं आपको। आप आराम से ढूंढ लो, उसके बाद आप कमेंट में आके मुझे बता देना कि हाँ सर मुझे 10 नए टाइप के क्वेश्चंस मिले हैं। नहीं मिलेंगे आपको, आप ढूंढ के देख लो। 2 से 3 नए सवाल पूछे गए होंगे। अगर मैं सारे शिफ्ट्स को ऐड कर दूं तो 2 से 3 नए सवाल सिर्फ, बाकी सारे क्वेश्चंस रिपीटेड है, सारे वही सवाल पूछ रहा है। फिर क्वेश्चन टफ कहाँ हो जा रहा है? क्वेश्चन का डेटा टफ हो जा रहा है, ठीक है। और आप ये बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो TCS के साथ कि आने वाले सारे एग्जाम्स में जो डेटा हमें प्रोवाइड किया जाएगा वो बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव होगा। तो दोस्त जिनको भी मैथ्स ने तकलीफ दी इस एग्जाम में, आप फिर से अपने क्वेश्चन को
एनालाइज करना और मैं जो बोल रहा हूँ आप देखना ये 100% करेक्ट है या नहीं है। तो अगर आपको अपना मैथ्स में स्कोर अच्छा करना है तो आने वाले एग्जाम्स में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने कैलकुलेशंस अच्छे करने पड़ेंगे। कैलकुलेशंस अच्छे कैसे हो सकते हैं, अभी मैं जो तरीका अपना रहा हूँ मैं आपको वही बता रहा हूँ। अभी मैं मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, आपको भी वही मैं बता रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ। मैं पर डे कम से कम आधे घंटे तक मैं कैलकुलेशंस पे ध्यान देता हूँ, जिसमें मैं 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, टेबल्स मैंने याद कर रखे हैं, मैं स्क्वायर पढ़ रहा हूँ, मैं क्यूब पढ़ रहा हूँ, मैं बेसिक कैलकुलेशंस को बस फास्ट कर रहा हूँ। मैं अपने दिमाग में चलते फिरते कभी सोच लेता हूँ कि 47 + 92 कितना होता है। एक मैं आदत डेवलप कर रहा हूँ अपने अंदर, एक इंड्यूस कर रहा हूँ, एक हैबिट जहाँ पे मुझे कैलकुलेशंस परेशान ना करने लगे, है ना, कैलकुलेशन परेशान ना करने लगे। तो बस मैं उसी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और धीरे धीरे कर मुझे उसके चेंजेस नजर आ रहे हैं जब मैं सेट सॉल्व करता हूँ, जब मैं मॉक्स लगाता हूँ तब। तो आपको क्या करना है, आपको बस अपने कैलकुलेशंस पे काम करना है, बाकी चीजें वही हैं जो पहले थी। आज से 5 साल पहले जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे 2014-15 में, आज भी वही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बस उनका लेबल, मैं बोलूंगा लेबल में थोड़ा बहुत ही अंतर है, और वो तो आप समझ ही सकते हो कि जैसे जैसे हर साल का एग्जाम आएगा लेबल थोड़ा सा चेंज होता जाएगा, बट एट द सेम टाइम क्वेश्चंस कैलकुलेटिव बहुत ज्यादा हो गए हैं, वरना स्कोर करना ईजी ही है। ठीक है, सो होपफुली आपको मैथ्स में कहाँ प्रॉब्लम है ये बात भी मेरी समझ आ गई होगी। मैं चीज़ों को बहुत डीप में ले जाके बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ छोड़ रहा हूँ या आपको और भी इसके बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं इसके बारे में और बताऊंगा आपको। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं इंग्लिश के सेक्शन पे। आपको नहीं पता तो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, और आप मेरे वीडियोस भी देख सकते हो इस चैनल पे, अगर अभी तक नहीं देखे तो देखना। अब मैं बात करता हूँ अपने सेक्शन की, मैं बात करता हूँ इंग्लिश की, कहाँ स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वो चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व करी है अपने पूरे के पूरे टीचिंग करियर में। मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा चुका हूँ, मैं बहुत सारे यूट्यूब के टीचर्स को भी फॉलो करता हूँ, और बहुत हद तक मैंने किताबें भी कुछ पढ़ रखी हैं। देखो प्रॉब्लम कहाँ होता है, जब कोई स्टूडेंट इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करता है ना कंपटीशन का, तो उसके दिमाग में 2 बातें रहती हैं। एक तो उसे पूरा ग्रामर पता होना चाहिए, उसे ये लगता है कि मुझे पूरा ग्रामर पता होना चाहिए, तो वो क्या करते हैं, वो भागते हैं हर एक चैप्टर के पीछे। वो नाउन के ऊपर 2 महीने इन्वेस्ट करते हैं, प्रोनाउन के ऊपर 2 महीने इन्वेस्ट करते हैं, एडजेक्टिव के ऊपर वो 2 महीने इन्वेस्ट करते हैं, एडवर्ब के ऊपर वो 1 महीना इन्वेस्ट करते हैं, और आपको पता चलता है कि 18 मंथ का सिलेबस हो गया, और आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं भाई साहब, मार्क्स आ रहे हैं 10 से लेके 12, क्योंकि इससे ज़्यादा का ग्रामर का सेक्शन है नहीं हमारे सिलेबस में, केवल 10 से 12। ये बेसिक ग्रामर की मैं बात नहीं कर रहा, मैं उस हाई लेवल ग्रामर की बात कर रहा हूँ जिसके लिए आपकी क्रेविंग्स होती हैं, और आपको ये लगता है कि जो टीचर एकदम घुस के पढ़ा रहा है वो टीचर बिल्कुल सही पढ़ा रहा होगा। भाई एक वर्ड है इंग्लिश का, बड़ा खूबसूरत सा वर्ड है और मैं बहुत यूज करता हूँ, रिलेवेंट। भाई रिलेवेंस क्या है उसका, अगर आप पूरा का पूरा मूड्स पढ़ जाओ, ठीक है, एक टॉपिक है पूरा का पूरा इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में मूड्स, पूरा का पूरा मूड्स पढ़ जाओ, ठीक है, कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज तक मूड्स से। हाँ, मूड्स का यूज जरूर है कंडीशनल सेंटेंसेस में, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको मूड्स ना पता हो तो आपको कंडीशनल सेंटेंसेस समझ नहीं आएंगे। मेरे वीडियोस आएंगे उसके ऊपर, मैं मूड्स टॉपिक को टच भी नहीं करूंगा, फिर भी मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूं ना कि ग्रामर में घुस के नहीं पढ़ना, ग्रामर एकदम घुस मत जाओ यार, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, घुसो मत, उतना नहीं पढ़ना आपको ग्रामर, आपको बहुत सरफेस लेवल ग्रामर पढ़ना है, एकदम सरफेस लेवल। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि नाउन किसे कहते हैं, पहचान पाओ, कहाँ कहाँ इसमें गलतियां हो सकती हैं, क्या क्या रूल्स दिए हुए हैं, उतना ही। आपको विलियम शेक्सपियर नहीं बनना, आपको ग्रामेरियन नहीं बनना, आपको क्या करना है, आपको एग्जाम क्रैक करना है, और उसके लिए उतना ही ग्रामर काफी है। तो ग्रामर के ऊपर सर मत फोड़ो। मैंने लोगों को देखे, मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि 8-8, 9-9 ग्रामर की बुक्स रखते हैं। भाई क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इतना ग्रामर पढ़ के कहाँ जाओगे आप। उतने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सरफेस लेवल ग्रामर की जरूरत है, जो आपको किसी भी 1 या 2 बुक्स में मिल जाएंगी। आप उनसे नोट्स पढ़कर कर सकते हो। आप देख लो जितने भी टॉपर्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, आप जेन्युइनली किसी जेन्युइन टीचर से पूछना, जो पैसे नहीं कमाना चाहता आपको बेवकूफ बना के, आप उनसे पूछना, वो आपको बताएगा कि 1 या 2 बुक जो हमारे कंपटीशन के है ना, आप सिर्फ उतना पढ़ लोगे ना तो आपको ग्रामर का सेक्शन कवर हो जाएगा। कौन उतना ग्रामर पढ़ता है यार, किसी उतना पता है। आप पूछ लो किसी टॉपर से जाकर एडजेक्टिव में कितने टाइप्स होते हैं, शायद उसे पता हो, और क्यों पता रखेगा, वो हमारे सिलेबस से रिलेवेंट ही नहीं है। तो आपको क्या करना है ना, आपको घुसना नहीं है बिल्कुल भी, आपको बस बेसिक बातें पता होनी चाहिए। अगली परेशानी मैंने देखा है लोगों को रट्टा मारते हुए। लोग क्या करते हैं कि सिनोनिम रट्टा मारते हैं, एंटोनिम रट्टा मारते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर वो लोग किताबें रट्टा मार जाते हैं, रूट वर्ड्स रट्टा मार जाते हैं, प्रीफिक्स पढ़ते हैं, सफिक्स पढ़ते हैं। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, अगर आप नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो कंग्रेचुलेशन, आप बहुत अच्छे रास्ते पे हो। लेकिन अगर आप उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो आई एम सॉरी माय फ्रेंड, ये एग्जाम में बहुत काम नहीं आने वाला। क्योंकि आप समझो कि कितने सिनोनिम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, 1 हार्डली 2 एंटोनिम्स, 1 हार्डली 2, जिसमें मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपका थोड़ा कॉमन सेंस अगर आप लगा लोगे ना तो एंटोनिम्स आप एग्जाम में आराम से सॉल्व कर लोगे, क्योंकि एंटोनिम्स कभी टफ नहीं पूछता।
एंटोनिम्स एकदम इजी क्वेश्चन होता है जिसमें आप सिर्फ ऑब्जर्व कर कर ऑप्शंस को आप आराम से बना सकते हो। तो आप बताओ कि सिर्फ ये 2 वर्ड पढ़ने के लिए या 1 वर्ड पढ़ने के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, मतलब आप 10,000 वर्ड याद कर रहे हो, 15,000 वर्ड याद कर रहे हो, 20,000 सिनोनिम्स याद कर रहे हो और आपको मार्क्स कितने मिल रहे हैं? 2। अब आप बोलोगे सर वोकैब स्ट्रांग रखना भी तो जरूरी है। बिल्कुल है दोस्त, लेकिन उन वोकैब्स को पढ़ो ना जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जिसका मतलब है मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपको सिनोनिम एंटोनिमी पढ़ना है दोस्त, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो ना, उससे कर लो। क्वेश्चन तो रिपीट करना है, ऐसा सीखो। या अगर और एक लेवल आगे जाना चाहते हो तो जहां से आपको मिल जाएंगे बहुत सारे, द हिंदू जो हमारा न्यूज़पेपर है उससे जो वोकैब आते हैं आप उतना याद कर लो। उसके लिए अलग अलग टीचर्स को रेफर करना, रूट वर्ड्स पढ़ना, ये सब बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है। देखो सुनने सुनाने के लिए, मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ, सुनने सुनाने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि आपको रूट्स पता है, आपको एटमोलॉजी पता है, आपको पता है कौन से ओरिजिन से आया है, सारी बातें ये सुनने सुनाने के लिए अच्छी हैं, एग्जाम के लिए अच्छी नहीं है। आपको एग्जाम क्रैक करना है और उसमें सिर्फ इंग्लिश नहीं पढ़ना, और भी इसके अलावा दुनिया भर के सब्जेक्ट्स हैं। सिर्फ जीएस में 9 सब्जेक्ट है, आपको तो पता ही है, प्लस में अगर मैथ्स और रीजनिंग जोड़ो तो 11 सब्जेक्ट्स है। तो क्या सिर्फ वोकैब ही पढ़ोगे? उतना टाइम है आपके पास? तो यार वेस्ट मत करो टाइम इसमें। तो क्या करना है आपको, अब मैं बता रहा हूँ, ये मैं प्रॉब्लम की बात करता हूँ, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। देखो सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है? सबसे ज़्यादा फोकस करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको यही देके जाएंगे। अगर 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट का आता है तो सीधा सीधा 10 मार्क्स आपको मिलते हैं। तो आपको जिस पे एक्चुअली काम करना है, लोग उस पर काम नहीं करते। आपको काम करना है अपने रीडिंग स्किल पे, आपको इन्हांस करना है अपना रीडिंग स्किल। आपको क्या करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना है। आप नॉवेल्स पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप न्यूज़पेपर पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई ड्रामा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मैगजीन्स पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूँ बस पढ़ो। अगर आपको आपके अंदर ऐसी चूल मच रही है ना, अंदर का देवता अगर आपको कह रहा है कि आपको इंग्लिश ही पढ़ना है और दिन दिन भर इंग्लिश पढ़ना है, भैया तो कोई मैगजीन उठाओ अच्छी सी, बेसिक क्रॉनिकल्स ले लो और पूरी पढ़ जाओ ना एक दिन में। क्या परेशानी है? उससे आपका करंट अफेयर्स भी स्ट्रांग होगा और साथ साथ में आपको आपका जो चूल है आपके अंदर का वो भी बुझेगी प्यास कि मुझे इंग्लिश पढ़ना था, तो आप इंग्लिश ही पढ़ रहे हो। तो जो इन्हांस करने वाली चीज़ है ना, वो आपकी रीडिंग स्किल है दोस्त, वो आपकी वोकैबुलरी नहीं है। वोकैबुलरी रीडिंग स्किल करते करते ही ठीक हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम लोगों ने बचपन में पढ़े थे, हमें आज भी याद है। तब क्या आपने रूट वर्ड पढ़ा था उसका? आपने उसकी क्या एटमोलॉजी पढ़ी थी? आपने नहीं पढ़ी थी ना, वो आपको यूज से समझ में आया। तो यार वर्ड्स ना यूज से याद होते हैं, ठीक है। तो इधर उधर मत भटको। आपको जो चीज़ इन्हांस करनी है वो अपनी रीडिंग स्किल इन्हांस करनी है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग्स करना है, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि सर मैं तो बुक वाला आदमी हूँ नहीं, मुझे डर लगता है, बिब्लियोफोबियाक हूँ मैं, चलो कोई नहीं। अगर आपको किताबें नहीं पसंद तो एक काम कर सकते हो, आप टीवी सीरीज देख सकते हो। टीवी सीरीज इंग्लिश में देख सकते हो, गेम ऑफ थ्रोन्स देख लो, मनी हाइस्ट देख लो, और भी ढेर सारे हैं यार, अभी मुझे याद नहीं आ रहे, मैं भी देखता हूँ, आप भी देखो, बहुत सारे हैं, देखो। उसके नीचे सबटाइटल्स आते हैं, उसको पढ़ो। कहीं ना कहीं से मैं कह रहा हूँ बस पढ़ना जरूरी है, तो पढ़ो ना यार। मूवीज देख लो, क्या फर्क पड़ता है? मूवीज देख लो, जब जब आपको एंटरटेन होने का मन हो आप इंग्लिश में मूवीज देख लो। तो मैं कह ये रहा हूँ बेसिकली कि आपको अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे, मतलब अगर आप एक इंग्लिश की लाइन पढ़ रहे हो तो आपको उसका सटीक हिंदी समझ आ जाए, या जो भी आपका लैंग्वेज है आपको वो समझ आ जाए। आपको उस लेवल पे काम करना है, आपको उस एरिया में काम करना है, ना कि इधर फिजूल की चीज़ों में समय अपना गंवाना है, ठीक है। अब दूसरी चीज़, सर वर्ड्स कहाँ से पढ़े? छोड़ तो नहीं सकते, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। आपको अगर वर्ड्स याद करने का शौक है, जैसे मुझे याद करने का शौक है, तो मैं क्या याद करता हूँ पता है? मैं याद करता हूँ यार ईडियम्स, और मैं याद करता हूँ वन वर्ड्स, ठीक है। वन वर्ड्स और ईडियम्स, ये दो ऐसी चीजें हैं जो मैं याद करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। मैं तो आपको क्या करना है बेसिकली कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, काफी सारे हैं, तो आपको सबसे पहले इनको कंठस्थ कर जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस रिपीट होंगे। अगर आप 2019 का सीजीएल का एग्जाम देखो प्री का, तो क्वेश्चन रिपीट हुए। आप 2019 के सीएचएसएल का एग्जाम देख लो, जितना शिफ्ट हुआ अभी तक, क्वेश्चंस रिपीट हुए। तो ईडियम्स रिपीट होंगे, वन वर्ड रिपीट होंगे। आप इनका प्रीवियस ईयर पूरा कर जाओ एंड रिवाइज इट एज मच एज यू कैन। बार बार उसे दोहराते रहो, चीजें एकदम जहन में बैठ जाएंगी और अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको बिल्कुल जो फोकस करना है वो यहाँ पे करना है। सो होपफुली जो इंग्लिश की बातें हैं वो मैं क्लियर कर पाया हूँगा आपकी, और आपको साथ साथ में ये भी समझा पाया हूँगा कि कहाँ पे टाइम देना है और कहाँ पर नहीं देना है, ठीक है। आते हैं अगली चीज़ पर। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है अगली, वो ये है कि अनऑर्गेनाइज प्रिपरेशन इन जनरल अवेयरनेस। अब इस बात को जरा भाई एकदम ध्यान से सुन लो। देखो जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जिसके बारे में जब मैं बात करता हूँ या जब मैं किसी से पूछता हूँ तो मुझे 2 रिप्लाई मिलते हैं। एक तो जीएस मुझसे नहीं होगा, और दूसरा जीएस करें क्यों, मतलब आता ही है, थोड़ी बहुत जीके है, कर ही लेंगे। और इन सारे लोगों का स्कोर कितना आता है? 8, 12, 3, एक दो स्टूडेंट्स का 3 भी आया, मैंने देखा है।
7 ऐसे स्कोर्स आते हैं। तो यार ऐसे स्कोर्स जब आने लगते हैं तभी तो समझ आता है कि कितनी ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि आपके स्कोर आ ही नहीं रहे, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ से मेरे मार्क्स बढ़ेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ जिसकी जीएस की बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। और अब मैं एक बात और आपको बता दूँ, पहले जीएस, चूंकि सबको बहुत जीएस से डर लगता है, मुझे भी बहुत जीएस से डर लगता था और मैंने बिल्कुल भी जीएस पे काम नहीं किया हुआ था। इस बार 2019 का जो मैंने सीजीएल दिया, इसमें मैंने जीएस को बहुत स्ट्रेटेजिकली हैंडल करने का डिसाइड किया। और आप मुझे बहुत, आई एम प्राउड टू से, ऐसे प्राउड वाले मार्क्स हैं नहीं, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी मैं जो बात कर रहा था ना कि 3 और 7 मार्क्स लोगों के आते हैं, ये मेरे भी आए हैं, मेरे भी आए और एसएससी के एग्जाम्स में आए हैं। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राउड ये बताते हुए कि इस बार जो मेरा जीएस का स्कोर है वो है 33। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरा मार्क्स 33 आ रहा है, क्योंकि मैंने कभी अपने ज़िंदगी में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे मार्क्स कभी 20 भी क्रॉस करेंगे, और आज तक मॉक्स में भी 20 कभी क्रॉस नहीं किया था जीएस में, बट यहाँ मेरे 33 आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि कैसे आए, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आए। ये जो वर्ड है ना अनऑर्गेनाइज्ड, बस इसका उल्टा कर दो ऑर्गेनाइज्ड। मैंने क्या करा पता है, मैंने बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में इस बार जीएस की तैयारी करी। अब मैं आपको खुल के बताऊंगा, मैं एक अलग एक वीडियो बनाऊंगा जीएस के ऊपर कि मैंने कैसे पढ़ा और कैसे एक्चुअली पढ़ना होता है। और क्योंकि उस पर बातचीत काफ़ी लंबी होने वाली है, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं उस पर और बात करूंगा खुल के, बट यहाँ पे मैं बिल्कुल अभी कवर करूंगा वो कुछ इंपॉर्टेंट बातें, बट मैं थॉरोली अगले वीडियो में बताऊंगा। तो देखो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ऑर्गेनाइज वे में जीएस पढ़ना है। अब मैं जो बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना। ऑर्गेनाइज वे मतलब क्या? ऑर्गेनाइज वे मतलब सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि हालिया पैटर्न में सबसे ज़्यादा सवाल कहाँ से पूछे गए। तो मुझे पता चला कि हालिया पैटर्न में सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछे जा रहे थे वो पूछे जा रहे थे हिस्ट्री से। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले ये किया कि मैंने हिस्ट्री उठाया और उसमें भी देखा कि सबसे ज़्यादा सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं। तो मुझे 3-4 टॉपिक मिले। मुझे मिला गांधीयन मूवमेंट, पता चला कि मॉडर्न हिस्ट्री में गांधीयन मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री में वाइसरॉयज के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी बड़े बड़े जो मूवमेंट्स आए हैं, है ना, उन मूवमेंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे ये 3 बातें पता चली मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो मैंने क्या किया कि मैंने 2 दिन में डिसाइड किया कि मैं उसे पूरा पढ़ जाऊंगा। मैंने उसे पूरा पढ़ लिया। उसके बाद मैंने उठाया एंशिएंट। मुझे पता चला एंशिएंट में कहाँ से पूछा जाता है। तो मैंने देखा आपके बहुत कम सवाल पूछे गए हैं एंशिएंट से। तो मैंने सिर्फ क्या किया कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ लिए एक बार या 2 बार, मुझे यहाँ तक याद है कि मैंने 2 बार ही शायद पढ़ा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और जितने भी ऐसे क्वेश्चंस थे जो मैं हाईलाइट कर पाया अपने दिमाग में, मुझे वो याद हो गए। तीसरा मैंने उठाया मेडिएवल। और मेडिएवल में मैंने क्या देखा कि बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछे जाते थे मुगल एम्पायर से एंड दिल्ली सल्तनत से। तो मैंने ये कर लिया। इसका मतलब मेरा अप्रोच जो था वो थोड़ा सा स्मार्ट था। इस बार मैंने ये डिसाइड किया कि मैं कोल्हू के बैल की तरह मेहनत नहीं करूंगा। मैं जीएस में सिर्फ वही चीज़ें पढ़ूंगा जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फिर जब मैंने एक दफ़ा और एनालाइज किया तो मुझे ये बात समझ में आई, और जो रामबाण बना मेरे लिए वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हर एक सब्जेक्ट में पूछे जा रहे थे करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है, हिस्ट्री अलग है इसलिए मैंने पहले हिस्ट्री बता दिया। अब मैं आ रहा हूं बाकी सारे टॉपिक पे। मैंने देखा साइंस से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। साइंस से वैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो हालिया दिनों में हो चुके हैं। जैसे कि साइंस से अभी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, वो बहुत हद तक देखना आप मलेरिया के आसपास का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूं कि आने वाले 4 एग्जाम में मलेरिया से क्वेश्चन होगा। अब आप पूछोगे क्यों सर, मलेरिया से क्यों? देखो, आपको पता होगा कि कोरोना वायरस के टाइम पर जो एक दवाई अमेरिका ने डिमांड करी थी, बहुत ही मुश्किल नाम है, वो जो दवाई है वो भारत में मलेरिया के पेशेंट्स को दिया जाता है, जिसकी वजह से मलेरिया बहुत ट्रेंड कर रहा है कि मलेरिया की दवाई से कोविड-19 का भी सोल्यूशन हो सकता है। इसके वजह से अब ये बहुत चर्चा में है। तो अगला सवाल आप एक्सपेक्ट करोगे जो बायोलॉजी में पूछा जाएगा ना, वो पूछा जाएगा मलेरिया से। और ये मुझे लिंक समझ में आ गया कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो मैंने क्या किया ना, मैंने पूरा का पूरा करंट अफेयर्स 8 महीने का पढ़ लिया। 8 महीने का पूरा करंट अफेयर्स मैंने पढ़ा। मैंने जहाँ तक मुझे याद है मैंने स्टार्ट किया था शायद जून 2019 का करंट अफेयर्स से, और मैंने खत्म किया था फेब 2020 तक का। और मैंने पूरा करंट अफेयर्स पढ़ लिया, और उससे रिलेटेड जितने भी सवाल हो सकते थे मैंने गूगल पे सर्च कर करके पढ़ लिए। जैसे कि अगर भारत के राष्ट्रपति का श्रीलंका दौरा हुआ है तो चांसेस हैं कि पॉलिटी में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि श्रीलंका में किस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन है। ये सवाल आपके करंट अफेयर्स में आ सकता है कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट का क्या नाम है। आपसे ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सा ओशन पड़ता है, कौन सा सी पड़ता है। यार, तो इस तरीके से सवाल जब आप समझने लगते हो ना, तो आपके लिए चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। तो रामबाण क्या है? देखो, स्टूडेंट्स ने गलती कहाँ करी। स्टूडेंट्स ने अनऑर्गेनाइज्ड वे में प्रिपेयर किया। मतलब ये है कि कोई भी मटेरियल उठा के पढ़ने लगते हैं,
कोई भी मटेरियल उठा के पढ़ने लगता है, कहीं से पीडीएफ मिल गया वो पढ़ लिया, कहीं से स्टैटिक मिल गया वो पढ़ लिया। यार आप सोचो जीएस का कोई एंड है क्या? खत्म कर पाओगे जीएस कभी? कभी भी नहीं। इसका मतलब आपको ऑर्गेनाइज तरीके से ही पढ़ना पड़ेगा। तो बुक्स मैंने कौन से प्रीफर किए? मेरे एकदम रामबान था कि मैं इससे ज्यादा कुछ पढ़ूंगा ही नहीं, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ लूसेंट पढ़ा और कुछ नहीं पढ़ा। और आप टॉपर से भी सुनना, वो भी आपको यही बताएंगे कि सिर्फ और सिर्फ लूसेंट पढ़ा और कुछ भी नहीं। सेकेंडली, मैंने अपने पास एक किरण बुक रखा था प्रीवियस ईयर का, जो मैं रेफरेंस के लिए यूज करता था कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं। एक दफा जब मैं पूरा टेक्स्ट पढ़ लेता था, उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेता था उसके। और थर्ड, मैंने करंट अफेयर्स कंप्लीट किया। यार अगर आप ये 3 चीज कर ले रहे हो ना, यकीन जानो 25 से 30 मार्क्स से तो कम कभी आ ही नहीं सकता किसी भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में मैं कह रहा हूं। इसीलिए ये जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्ड है ना जीएस के लिए, इसको अपने दिमाग से निकाल दो। जो भी मटेरियल आपको मिलता है, क्लास नोट्स मिलते हैं, आप उनको तो पढ़ो ही, साथ साथ में लूसेंट की किताब जरूर पढ़ना। और मैं कह रहा हूं फिर से, लूसेंट के बाहर कुछ मत देखना। क्वेश्चन पूछने को तो दोस्त कहीं से भी पूछ सकता है, तो क्या पूरा पढ़ जाओगे? पॉसिबल है। 2019 के सीजीएल में पूछा गया था कि अगर मैं सही हूं कि बांग्लादेश में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, या कुछ ऐसा क्वेश्चन था। यार अब बांग्लादेश के डिस्ट्रिक्ट्स जानने जाओगे क्या आप? कितने प्रोविंसेस है श्रीलंका में, ये क्वेश्चन था। आप प्रोविंसेस देखने जाओगे क्या वहां के? पॉसिबल है सारी पूरे का पूरा जीएस कंप्लीट करना? ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। इसका ये मतलब है कि ये चीजें नहीं पढ़ी जा सकती। तो जो पढ़ी जा सकती हैं, जो कंट्रोल है, जो कंट्रोल में है हमारे, हम उसी को पढ़ते हैं। तो हमारे कंट्रोल में क्या है? करंट अफेयर्स कंप्लीट कर सकते हैं, बिल्कुल करो, छोड़ना मत। लूसेंट बिल्कुल पढ़ सकते हैं, किरण प्रीवियस ईयर बिल्कुल देख सकते हैं, और इससे बाहर जीएस में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना ऑनेस्टी से कर लेते हो तो मेरी बात मानो, यकीन जानो, क्वेश्चंस आपके यहीं से पूछे जाएंगे, कहीं नहीं जा रहा है आपका। सो होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने कोशिश की है उन सारी गलतियों को पॉइंट आउट करने की जो आपने करी है इस एग्जाम में, और आपको ये भी सिखाने की आने वाले एग्जाम्स में आप ये गलतियां ना करो। अगर आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। अगर इस चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले टाइम पे भी आने वाले हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।